बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज़ के सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम जो एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो यकीनन पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ से पहले भी आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इन एमसीक्यूज़ पे ख़ास तवज्जो दीजिएगा ताकि आपके लिए एग्ज़ाम्स में आसानी का बायस बने। तो आज का जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एडिटिव इन्वर्स के बारे में बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा बी, जिसे ऑर्डर्ड पेयर में हम a कॉमा बी भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर आपको एडिटिव इन्वर्स चाहिए, एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स के लिए आपको बस करना क्या होता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उन दोनों की साइन चेंज कर देनी होती है। ठीक है, यानी ए के साथ इस वक्त पॉजिटिव साइन है तो उसको भी आप नेगेटिव कर दोगे और बी के साथ जो है पॉजिटिव साइन है उसको भी आप नेगेटिव कर दोगे। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा, यानी दोनों पार्ट्स की साइन चेंज होती है। तो इस वक्त हमारे पास -2,1 है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, -2,1। तो दोनों पार्ट्स की साइन चेंज करनी है, यानी अगर आपने एडिटिव इन्वर्स जो है वो मालूम करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दोनों पार्ट्स की साइन चेंज कर दें। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऑलरेडी बेटे 1 पॉजिटिव है, इसको आप नेगेटिव कर दोगे। ठीक है, तो बस क्या होता है कि कॉन्जुगेट में आपको याद होगा ना, जिस तरह हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते थे, तो एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या करना होता है कि दोनों पार्ट्स की साइन जो है वो चेंज करनी होती है। तो -2,1 इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास 2,-1। नोट कीजिए। Next MCQs, the value of 5 permutation 3 is। तो जस्ट उठाइए कैलकुलेटर, एग्जाम में आ जाता है MCQs, कैलकुलेटर उठाइए और परमुटेशन जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। बहरहाल मैं जो इस वक्त आपको बताऊंगा ये बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला बताऊंगा, ताकि थोड़ी सी फार्मूले के बारे में जो आपको अवेयरनेस दी थी, ठीक है, उसकी रिपीटेशन हो जाए। तो परमुटेशन का फार्मूला क्या था? परमुटेशन का फार्मूला था हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो अब आपसे कह रहे हैं कि 5 परमुटेशन 3, तो n की वैल्यू बेटे 5 है और r की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप 5 फैक्टोरियल को ये लिख सकते हो ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 3, 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये 60 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट फार्मूले की अवेयरनेस दी है मैंने, एग्जाम में आ जाता है तो जस्ट कैलकुलेटर से आप चाहे परमुटेशन की वैल्यू निकालनी हो चाहे कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालनी हो, आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो आंसर आपके पास जो है 60 हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करें। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज बाइनोमियल से, और बाइनोमियल की एक्सरसाइज स्टूडेंट्स जो है वो हमारे कोर्स में
कोविड-19 की वजह से जो रिड्यूस सिलेबस है शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये MCQs अक्सर आते रहे पास पेपर्स में, आप देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स का सम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज थी हमारे पास 3.6 कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन के रूट्स का हमने सम निकालना है, तो क्या बताया था, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -b/a के, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c/a। तो सम ऑफ रूट भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछ सकते हैं, इस तरह इक्वेशन जनरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, कोई एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो है वो दे सकते हैं, लेट्स से 2x² प्लस 4x प्लस 1, कोई इस तरह की इक्वेशन भी आपको दे सकते हैं। तो सम ऑफ रूट आपको पता है किसके बराबर है, -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर है, c/a, ठीक है। तो इस वक्त इसका सम ऑफ द रूट निकालें तो हमारे पास जो है माइनस तो फार्मूले का आ गया, b कहेंगे x वाली टर्म का कोफिशिएंट जो इस वक्त जो है वो q है, और हमारे पास a जो है वो स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को कहते हैं जो इस वक्त p है। तो हमारे पास अगर प्योरली हम इस MCQs की बात करें तो इसके रूट्स का सम जो है वो किसके बराबर है, -q/p, ये ऑप्शन है, सॉरी ये -q/, नोट करें। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स से रिलेटेड है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का चैप्टर इंक्लूड नहीं है हमारे कोर्स में, स्किप करते हैं। उसके बाद MCQs आ गया हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट से। सेट ए गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और सेट बी गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और आपसे कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी निकालें। तो डिफरेंस में क्या करते हैं कि एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट्स में से निकाल देते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने सेट ए में से निकाल देने हैं। तो बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ये देखें ये 1 2 3 आप निकाल देंगे, यानी बी के एलिमेंट्स को जो भी बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वो नहीं चाहिए हमें ए में, तो ये निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 4, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, नोट करें। नेक्स्ट MCQs, नाइन 9.2 से रिलेटेड है, स्किप करते हैं इसको भी। अब आ गया हमारे पास MCQs नंबर 18, साइन अल्फा इक्वल है 1/√2 के, कॉस अल्फा है 1/√2 के, और आपसे साइन 2 अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए बेटे हमारे पास यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था, ये होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे अगर मैं जो है वो थीटा की जगह अल्फ़ा कर दूँ तो ये हो जाएगा ना हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा,
2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब आप देख लो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो साइन अल्फा की वैल्यू है 1/√2, कॉस अल्फा की वैल्यू है 1/√2। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1। ठीक है, नोट कीजिए, ऑप्शन में शो कर देते। नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज वंस अगेन चैप्टर नंबर 3 से, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा देन। देखो अल्फा और बीटा रूट्स की बात हो रही है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं और दोनों रूट्स इक्वल हों तो उस सूरत में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा होगा। तो देखो बेटे, नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से हमने डिस्कस किए थे। 4 केसेस होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac अगर हमारे पास इक्वल्स टू 0 तो उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स रैशनल होते हैं। ऑलरेडी एक शायद अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर भी चुका हूँ। एनीवे, इस वक्त कह रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो दोनों रूट्स इक्वल जब होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज। इंडक्शन से, इंडक्शन की जो सेकंड एक्सरसाइज है मैथमेटिकल इंडक्शन की, उससे ये सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला पूछा गया कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हों 1 + 2 + 3, यानी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिनकी इब्तदा आप जानते हो 1 से होती है, उसका अगर आपने सम निकालना है तो किसके बराबर होता है। ठीक, तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। लेकिन बारह नोट मत करें, ये हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये कोर्स में इस वक्त शामिल नहीं है। बहरहाल ये 3 फार्मूले थे हमारे, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आमतौर पर जो है वो पूछे जाते थे। बल्कि आपको याद होगा, वो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, तो ये देखिए आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में एक क्वेश्चन मैंने ये वाला जो है सॉल्व एग्जाम्पल मैंने कहा था, ये कर लीजिएगा। ठीक है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एक मैंने आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में जो है ये क्यूब वाला भी करवाया था, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो वो यही फार्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाल मैथमेटिकल इंडक्शन में ये जो आपको एग्जाम्पल्स कही थी ना मैंने, ये ज़रूर कर लीजिएगा, आ सकती हैं एग्जाम में। तो एज ए MCQs इसको इग्नोर करना है आपने। एज ए MCQs जो है इसको याद रखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ना नोट करने की ज़रूरत। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे मज़ीद। MCQs का सिलसिला है हमारा। द एरिया
ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर इज, चूँकि इस सर्किल के एरिया के मुतालिक हमारी बुक में जिक्र है तो इस वजह से जो है वो बाज़ दफ़ा MCQs में पास पेपर्स अगर आप उठाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एरिया ऑफ सर्किल के बारे में जो है वो पूछा गया, लेकिन काफ़ी पहले पूछा गया था। तो बहरहाल ये तो आपको वैसे भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो आपको एरिया ऑफ सर्किल के बारे में पता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो नोट करना चाहें तो कर लें, मतलब रेगुलर आने वाला MCQs नहीं है, बहुत पहले एक दफ़ा बस आ चुका है, तो करना चाहें तो नोट कर लें। नेक्स्ट MCQs, वंस अगेन यूनिवर्सल सेट गिवन है, चैप्टर नंबर 1 से है, सेट से यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 और सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3। तो आपसे कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपने ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना। तो हमारे पास जो है यानी 1 3 को निकाल दें, तो 1 को और 3 को अगर निकाल देते हैं तो रिमेनिंग क्या नज़र आ रहा है आपको, 2 और 4, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 और 4 जिस सेट में होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नोट करें। नेक्स्ट MCQs की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग। A, B मल्टीप्लाई बाय C, D, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपको डिवीजन का फार्मूला भी पता है, A, B डिवाइडेड बाय C, D। अभी मैं लिखवा भी देता हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ये गाइड कर रहा हूँ कि देखो जितने भी फार्मूले हैं ना, ये सारे के सारे फार्मूलाज ये समझ लीजिए कि MCQs हैं, मतलब किसी भी फार्मूले को इग्नोर नहीं करना है, सारे फार्मूले आपकी मेमोरी में होने चाहिए। जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ ये सारे फार्मूले आप याद रखें और मेरे ये लेक्चर्स आप अटेंड कर लें MCQs के। आपको एग्ज़ाम में इंशाल्लाह कोई दुश्वारी नहीं होने वाली है। आपको पेपर जब आपके सामने आएगा आपको ऐसे ही फील होगा कि ये तो वो सारे MCQs हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सारे MCQs हैं वो हमें आते हैं। देखिए पहले भी क्या होता था कि मैथ्स में 20 MCQs आते थे, अब सिर्फ 25 आ रहे हैं, तो इसलिए मैथ्स में MCQs में आपको परेशान होने की किसी भी तौर पर जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब पास हिस्ट्री है पेपर आपका जो है रेगुलर पेपर आएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पास पेपर्स के वही क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं के चांस बनेंगे एग्जाम में दोबारा, तो आप पास पेपर्स कर सकते हैं। हाँ, उन एक्सरसाइजेस के ऑब्वियसली हमें करने की ज़रूरत नहीं है जो रिड्यूस सिलेबस की वजह से निकाल दी गई हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो काम आपको कराए है, आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनको आप कर लो, ठीक है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, फार्मूले की तरफ आते हैं, A, B मल्टीप्लाई बाय C, D। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास जो है लेट से A, B मल्टीप्लाई हो रहा है C, D से, तो क्या फार्मूला था, AC माइनस BD और BC प्लस AD। ये BC प्लस AD लिखें या AD प्लस BC लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, इसको बहुत अच्छे से आपने मेमोराइज जो है वो कर लेना है, ठीक है। AC माइनस BD और BC प्लस AD। इसी तरह से बेटे डिवीजन का भी जो है, डिवीजन का क्या है हमारे पास यही रहता है, ठीक है, सिर्फ यहाँ साइन चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस कर दें, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दें, और डिनोमिनेटर में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना उसके रियल पार्ट का स्क्वायर करें, उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें और बीच में प्लस की साइन लगा दें। तो ये इस तरह से आपका डिवीजन का फार्मूला
हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको भी याद रखना बहुत आसान है। दोबारा सुन लीजिए, डिवीजन के फार्मूले को आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला याद रखा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले में साइन चेंज कर दें और नीचे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर, उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और बीच में साइन आ जाएगी प्लस की, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर डिवीजन का फार्मूला है। तो मल्टीप्लिकेशन में वैसे बुक में आप देखोगे ना तो क्या होता है कि ये लिखा होता है ए डी प्लस बी सी। अच्छा, ए डी प्लस बी सी हो या बी सी प्लस ए डी हो, बात तो एक ही होती है। तो मैं लिखवाता हूँ बी सी प्लस ए डी। उससे स्टूडेंट्स आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि डिवीजन में जो है ना फिर प्लस के बजाय आप सिर्फ माइनस कर दो तो उससे डिवीजन भी आसानी से याद हो जाता है। तो बहरहाल ये फार्मूलाज हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो इस वक्त आपसे पूछे जा रहे हैं। नोट कीजिए। तो यहां देखें ए डी प्लस बी सी लिखा हुआ है, इधर बी सी प्लस ए डी है, बात एक ही है, ठीक है ना। एडिशन में कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होता है कि उसकी निस्बत से फिर डिवीजन का फार्मूला याद रखना आसान हो जाता है। जहां माइनस है वहां प्लस करें, जहां प्लस है वहां माइनस करें और डिनोमिनेटर में जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो इस तरह याद रखना ज़रा आसान हो जाता है, इसलिए मैं उसको जो है वो चेंज करके लिखवा देता हूँ। नोट कर लें, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी नोट कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वंस अगेन एक्सरसाइज 3.3 से 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू। देखिए हमारे पास हमें पढ़ा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बताइए किसके बराबर है। तो 1 प्लस ओमेगा हम कह रहे हैं बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा। तो सबसे पहले बेटे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा क्यूब के बराबर हो गया, ठीक है ना। जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओमेगा के ऊपर पावर 1 है ना, तो पावर्स ऐड हो गई, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ओमेगा की पावर 2 + 1 यानी ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। तो ये जो एमसीक्यूज है हमारा, इसका आंसर होगा 1। नोट करें बेटे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पर छोड़ दूँ ये और आप लोगों को कहूँ सॉल्व करें तो 90% स्टूडेंट ये करेंगे कि साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे और कैलकुलेट कर देंगे।
लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन हैं उनको अगर आप देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है। यानी ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर पुट करके हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो फिर किस तरह से होगा ये? देखिए हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को, अगर मैं क्वेश्चन दोबारा बल्कि लिख दूँ तो ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखो यहाँ पर होने ये वाला है कि हम ये जो फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता था? ये होता था साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, हम इस तरह से ये फार्मूला यूज़ किया करते थे। अब क्या होगा बेटे कि ये फार्मूला जो है ये रिवर्स यूज़ होने वाला है। साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अगर हमारे पास लिखा हुआ हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसे? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यही है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इट्स मीन दिस कैन बी रिटन एज साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी हमने इस फार्मूले की मदद से उसको फार्मूले में बंद कर दिया और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो होगा ये वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट होगा। अब आप अगर कैलकुलेटर से करते हो, आई बात समझ में, तो कैलकुलेटर से ये नहीं हो पाएगा। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते हो तो उससे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस आप देखो कि इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसको इस फार्मूले की मदद से, इस ट्रिक की मदद से सॉल्व करना था, जो ट्रिक आपको बताइए, नोट करें। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैट्रिक्स से रिलेटेड है, स्किप करते हैं। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन रेडियस इज देन आर इज। ये भी एक्सरसाइज हमारी जो है वो 12.5 एक्सरसाइज है जिसमें ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो वो अब जाहिर सी बात है हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। वैसे तो बड़ा आसान सा था, सिंपल फार्मूला था। इन रेडियस के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस होता है। वैसे तो इसकी पास पेपर्स में डेरिवेशंस भी आती रही हैं, लेकिन बहरहाल स्किप करते हैं, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है इस साल। वंस अगेन, इफ आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल देन आर इज़। फिर आपसे फार्मूला पूछ रहे हैं, इसका ये फार्मूला होता है ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये 12.5 के फार्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमारे कोर्स में शामिल नहीं हैं, तो इसलिए इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। nth टर्म ऑफ द GPS, nth टर्म ऑफ द GPS। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास अगर हम बात करें तो 2 फार्मूलाज हैं। कौन सा? nth टर्म का, a + n - 1 × d। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा फार्मूला है सम का, n/2 × 2a + n - 1 × d। फिर इसी तरह GP पे आ जाते हैं, तो GP का nth टर्म का फार्मूला क्या है? a × r⁴ n - 1। फिर GP का सम का फार्मूले की बात करें तो सम अप टू n टर्म्स किसके बराबर? a × r⁴ n - 1 ओवर r - 1 व्हेन r इज़ ग्रेटर देन 1। इसी तरह r लेस देन 1 का फार्मूला था। फिर हार्मोनिक मीन का, सिंगल हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab अपॉन a + b। तो ये सारे फार्मूलाज जो अभी मैंने कहे हैं ना आपसे, ये सारे फार्मूलाज समझो ये MCQs हैं। ठीक है, तो इस वक्त 12 nth टर्म का फार्मूला आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या होता है GP का? a × r⁴ n - 1। लेकिन बहरहाल आपको सारे फार्मूले मेमोराइज होने चाहिए, कोई भी आपसे जो है वो पूछ सकते हैं।
तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नोट करें। तो स्टूडेंट्स, आज MCQs के इस सिलसिले को यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद फर्दर लेक्चर्स में हम कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इन MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह आपको लगेगा कि इन्हीं MCQs का जो है वो रिवीजन हो रहा है एक तरह से एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।